हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि हम अपने इन सभी वीडियोज़ में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक एमसीक्यू श्रृंखला है। उसी संबंध में आज का हमारा जो ये वीडियो है, जिसका टॉपिक हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आज हमने अपने इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो हम शुरू करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जो कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हमने आज के इस वीडियो में संकलित किया है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब। सवाल नंबर 2, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, या राष्ट्रपति करता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है? भारत के महान्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हैं वह फ्रांस के न्याय प्रणाली से प्रेरित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन देखता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त होते हैं, यानी कि खाली होते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो देश के काम होते हैं या कार्य होते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देखे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन ए जस्टिस बी के मुखर्जी, ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी जस्टिस मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी जस्टिस पी एन भगवती? तो भारत के जिस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला वह जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? ऑप्शन ए कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, ऑप्शन सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परामर्श जारी किया जाता है
व किसी अधिकारी को सरकारी आदेशों को निभाने के लिए जारी किया जाता है। यानी यह कायदा ऐसा आदेश होता है जो सरकारी अधिकारी को सरकारी आदेश मानने के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश वो कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है, यानी किसी अधिकार को रद्द करता है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ऑप्शन बी परामादेश रिट, ऑप्शन सी उत्प्रेषण रिट, ऑप्शन डी अधिकार प्रक्षा रिट। तो जो अधिकार प्रक्षा रिट है जो कि किसी भी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन डी वामन बनाम भारतीय संघ। तो जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा था, इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले संविधान के मौलिक लक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी भारत की संसद को, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय विधि मंत्रालय को। तो भारत में उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद के पास है। भारतीय संसद अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद है, इस पद पर कोई महिला अभी तक नहीं रही। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी वो कितनी आयु के बाद अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? ऑप्शन ए 68 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 70 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह है 65 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी जजों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शन ए संचित निधि से, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति द्वारा, ऑप्शन सी सहायक अनुदान द्वारा, ऑप्शन डी आकस्मिकता निधि द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो संचित निधि से, संसद की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 3 में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 15, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता। तो संविधान के व्याख्याकार और उससे जो संरक्षक के रूप में जाना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत, या चार्टर अधिनियम 1853, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय संविधान 1950। तो जो भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया वह रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, न्याय मंत्री से, महान्यायवादी से? तो जो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श लेता है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए संविधान का आवधिक पुनरीक्षण, ऑप्शन बी स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, ऑप्शन सी देश में न्यायपालिका के काम काज का पुनरीक्षण, या ऑप्शन डी कानूनों की सांविधानिक वैधता का पुनरीक्षण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह, सुनंदा भंडारे, लीला सेठ? तो जो फातिमा बीबी थी यह सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय की जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी वह फातिमा बीबी थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? यानी वो कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन 4 आपके साथ। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन में संरक्षण। तो जो ऑप्शन सी हमारा है मूल अधिकारों का संरक्षण, इस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129? तो जो अनुच्छेद 129 है यह ऐसा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है तो उसको पद से हटाने का जो आदेश जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एसपी भरूचा, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी थे इनके विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वह असफल रहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, विधि मंत्रालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की जो शक्ति है वह भारतीय संसद के पास है। भारतीय संसद यदि चाहे तो उच्चतम न्यायालयों की संख्या आवश्यकतानुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर अगला आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता उसमें होनी चाहिए? ऑप्शन ए, वह किसी एक या फिर अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन बी है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन सी है, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई भी। तो जो 3 ऑप्शन हमारे हैं, इन 3 में से कोई भी ऑप्शन एक हो सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता सिद्ध करता है। यानी कि वह या तो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, चाहे एक में रहा हो या फिर एक से ज़्यादा में रहा हो, लेकिन लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर वह उच्च न्यायालय में रहा हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। या फिर वह एक या अधिक उच्च न्यायालय, यानी कि किसी भी एक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या फिर एक से ज़्यादा उच्च न्यायालय में बदल बदल करके, लेकिन लगातार 10 वर्षों तक वह उच्च न्यायालय का ही अधिवक्ता रहा हो। या फिर ऑप्शन सी है कि वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी विधि का ज्ञाता हो। इन तीनों में से कोई भी विकल्प जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाई.बी. चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया, के.एन. वांचू, एस.एस. सिकरी। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? के.एन. वांचू, एस.एस. सिकरी, वाई.बी. चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया। तो वाई.बी. चंद्रचूड़ जो थे या सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? एम.एच. बेग, ऑप्शन बी पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन सी के सुब्बा राव, ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह। तो जो कमल नारायण सिंह हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ऑप्शन ए एच.एम. हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी जे.सी. शाह, ऑप्शन सी एस.एस. सीकरी, ऑप्शन डी के.एन. वांचू। तो जो एच.एम. हिदायतुल्लाह थे या सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत की पहली बार त्यागा गया। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो प्रथागत वरिष्ठता का सिद्धांत है इसको त्याग दिया गया था? यानी
ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वही व्यक्ति बनता था जो वरिष्ठ होता था। वरिष्ठतम के सिद्धांत के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बनते रहते थे सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन 1973 में इस प्रथा को त्याग दिया गया था। और तब उस वक्त कौन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए एस सीकरी, ऑप्शन बी एन रे, ऑप्शन सी एम बेग, ऑप्शन बी डी PN भगवती। तो जो एन रे थे, ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी नियुक्ति के समय जो ये वरिष्ठता का सिद्धांत था इसे त्याग दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 35 आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है, इसके अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही बन सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मेनका गांधीवाद, गोलकनाथवाद, के गोपालनवाद या केशवानंद भारतीवाद? तो केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी गोपालनवाद, ऑप्शन डी मिनर्वावाद। तो जो केशवानंद भारतीवाद था, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, मंत्रिपरिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 39 आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी व अंग्रेजी दोनों? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? निर्वाचन आयोग का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का, अधीनस्थ न्यायालय का? तो सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो वह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन? तो भारत में जो न्यायपालिका है यह स्वतंत्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक, व्यावहारिक? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, यानी कि भारत में एकीकृत स्वरूप की न्यायपालिका मौजूद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है या फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इनको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे PIL कहा जाता है, लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? M हिदायतुल्लाह थे, AM अहमदी थे, AS आनंदी थे, PN भगवती थे। तो जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोकहित यानी कि PIL, लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो थे वो PN भगवती थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है, प्रतिषेध जारी नहीं कर सकता है, परमादेश जारी नहीं कर सकता या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं कर सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह प्रतिषेध भी जारी कर सकता है, परामादेश भी जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा भी जारी कर सकता है, उत्प्रेषण भी जारी कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के आदेश यानी कि 5 तरह की रिट जारी की जा सकती हैं। लेकिन जो इसका ऑप्शन ए है निषेधाज्ञा, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी इस ऐसे प्रलेख द्वारा को सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो जो जनहित याचिका होती है जिसे हम PIL भी कहते हैं, उसको केवल और केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार से जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि PIL यानी कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दाखिल की जा सकती है, दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इसमें शामिल करने की कोशिश की जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर बार बार आते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।